टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हीट। ध्यान से समझना। इन देखो ये था इनफाइनाइट वायर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था शुरू में, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था हमने। किसकी वजह से देखा था? इन पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है ना। आज मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, जो बच्चे पहले नहीं आए थे उनको भी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने सीखा था कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आर्क की वजह से। फिर हमने अगली क्लास में सीखा किसकी वजह से था? ये इनफाइनाइट वायर की वजह से आज सीखा हमने। अभी हम सीख रहे हैं इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम सीखेंगे होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम सीखेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर खत्म हो जाएगा ये। मेन मुद्दा अपने को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड सीख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शंस को लेके हम समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है ना। सुन लो अब इनफाइनाइट शीट के केस में मान लो कि देखो पहली बात तो इनफाइनाइट शीट, देखो ये ऐसी शीट होगी एक, ये कैसी शीट है और ये इनफाइनाइट है। देखो इनफाइनाइट तो हम इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो, लेकिन इनफाइनाइट बस मान लेंगे इसको ऐसे ही। और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज ऐसे फैला हुआ है सपोज, ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपर ये चार्ज फैला हुआ है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना उसको ना सिग्मा बोलते हैं, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ जी। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है दैट इज नोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स फॉर्मूला इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या बताइए यहाँ पे? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यानी कि टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, सॉरी टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, यानी कि क्यू बाय ए। ये हो जाएगा आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय ए, क्यू अपॉन ए। ये यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए। क्यू बाय ए होता है यहाँ पे, यानी कि कुलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। हाँ जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पे? कुलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, ये यहाँ पे यूनिट है इसकी। हाँ जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? चार्ज बाय एरिया। हाँ जी। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे यार सुनो आप ध्यान से, एक इनफाइनाइट शीट के केस में पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से। देखो यहाँ पे ना लाइंस इसमें से ऐसे निकलती हैं, इसमें से लाइंस इस तरीके से निकलेंगी और इन लाइनों के बीच गैप बराबर बराबर भी होता है, इन लाइनों के बीच गैप भी बराबर बराबर होता है। यहाँ पे पहले तो आपको ना इनफाइनाइट शीट की वजह से अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है बताइए? स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। और पैरेलल लाइन्स होती हैं। लिख लो इस बात को, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। मुद्दा इस बात का है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर लाइनों के बीच का गैप बराबर बराबर है, लाइनों के बीच का गैप अगर बराबर बराबर हुआ, इक्वल इक्वल गैप हुआ, तो हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म। अगर लाइनों के बीच का गैप बराबर बराबर हुआ तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लिख लो इसमें एक बात लिखो आप, मतलब जो ना एक लाइन और लिखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इन लाइनों के बीच का बराबर बराबर है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम लोग। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है। अच्छा अब सुन लो, यहाँ पे मान लो, अच्छा एक बात मैंने क्या बताई, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? हाँ जी। एक स्टूडेंट बताओ मैंने, हाँ जी आप बताओ कि मैंने क्या बताया? ये वाला क्या लिख रखा है यहाँ पर, और मैंने अभी तक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्या बताया? बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। गुड। फॉर्मूला था क्यू बाय ए बोल दो। ठीक है। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है। क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। हाँ जी आगे और बताओ। बिल्कुल। अगर लाइनों के बीच गैप बराबर बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। गुड। और क्या बताया? और ये बताया मैंने कि इनफाइनाइट शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, यहाँ पे अगर ये कहूँ कि अगर यहाँ पे ना नेगेटिवली चार्ज शीट है, यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि नेगेटिवली चार्ज शीट है सपोज, तो यहाँ पे एक शीट दे रखी है आपको इस तरीके से, और ये वाली जो शीट है वो कैसी है बताइए? यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज शीट है। तो इस केस के अंदर क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो लाइनें ना वो इस तरीके से एंटर करेंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस तरीके से एंटर करती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो एंटर करेंगे ऐसे।
ठीक है, इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी बस, इसमें इसकी तरफ हो जाएगी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जो होगी ना वो इसकी तरफ हो जाएगी। अगर नेगेटिवली चार्ज शीट है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है ना, मतलब सिग्मा ही बोल दो इसको, सिग्मा की वैल्यू ही मतलब जो भी है माइनस में आएगी सिग्मा की वैल्यू ही, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगी, लिख लो इस बात को। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इसमें तो, अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ये कौन सी शीट है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज शीट, पॉजिटिवली चार्ज शीट, इसके केस में जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। और ये वाली जो शीट दे रखी है आपको, दिस इज नेगेटिवली चार्ज शीट, नेगेटिवली चार्ज्ड शीट होती है ये वाली। इस केस में जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है, ये आउटवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये आउटवर्ड हो गया। और ये कैसा हो गया बताइए, यहाँ पे ये यहाँ पे इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात पे, कोई शक किसी को इस चीज़ में? इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वजह से। सुनो आप, इसमें इलेक्ट्रिक की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन पता है क्या, बहुत ज़्यादा दूर भी मत जाना कि जहाँ पे ये इनफाइनाइट ना दिखे, जहाँ से मतलब पहले तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है। एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, जैसे कि मतलब 10th में आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है, कनकेव मिरर के अंदर, या ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, ठीक है ना। अब जब मैडम पढ़ा रही थी तो मैंने पूछा उनसे कि मतलब मैं 10th में था कि ऑब्जेक्ट, मैडम ने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज फोकस पे बनेगी। मैंने कहा मैडम कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? बेटा बहुत दूर। मैंने कहा कितनी दूर मैडम? तो बहुत दूर। मैंने कहा मैडम वो जो सामने वाली बिल्डिंग उतनी दूर मान लें? कहते नहीं बेटा हाँ नहीं बहुत दूर। मैंने कहा 50 किलोमीटर मान लें? बस बस बहुत दूर, बस बता दिया बहुत दूर। मैंने कहा कि मैडम मतलब कहीं दूसरे देश में मान ले? मैडम कहा बेटा मतलब दिमाग मत खाओ, मतलब कह दिया बस बहुत दूर। मैंने कहा मैडम इतनी दूर मानोगे तो इमेज कहाँ से बन जाएगी? इमेज बनेगी नहीं, उसकी दिखेगी नहीं। आप इतनी दूर ऑब्जेक्ट को रखो मिरर से, आप यहाँ मिरर रखा हुआ है, इतनी दूर रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज बना के दिखा दो उसकी, कहाँ से देखोगे उस इमेज को? बता दो आप, सीधी सी बात यही है। अब इसके अंदर जो है ना इन्फिनिटी का मतलब वास्तव में पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो आप में से कोई बताएगा इन्फिनिटी का मतलब क्या है? हम तो बताएंगे ही, अगर आपको पता है तो आप बताओ। मैंने ये नहीं पूछा कि इन्फिनिटी क्या होती है, मैंने ये पूछा कि ऑब्जेक्ट वास्तव में वहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसका मतलब कहाँ पे रखा हुआ है मिरर केस में? अगर आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब है तो बोलना है, ऐसे ही फालतू नहीं बोलना। हाँ जी, किसी के पास कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब है? इसका आंसर सुन लो क्या। इसका आंसर ये था कि फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी हमारे रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट नहीं होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट होगा। अगर मान लो कि फोकल लेंथ है सपोज 2 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 2 मीटर दूर रख दो आप, 100 गुना ज़्यादा दूर हो गया। 2 मीटर हमें तो दिखेगा ऑब्जेक्ट और मिरर भी दिखेगा, लेकिन वो मिरर के लिए इनफाइनाइट है। अगर मान लो कि फोकल लेंथ सिर्फ 2 मिलीमीटर है, तो मैं कहता हूँ आप उसको सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर पे भी रख दो, 50 सेंटीमीटर पे भी वो बहुत दूर हो जाएगा, उसके लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हमें तो दिखेगा ऑब्जेक्ट मिरर दोनों ही दिखेंगे हमें तो, ठीक है ना। यानी कि इनफाइनाइट वर्ड किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ये जो दीवार है ना, दीवार का जो साइज है वो क्या है? अगर कोई कहना दीवार इनफाइनाइट है, एक अगर आपको पता है क्या, एक दीवार है मतलब मान लो वो इधर मतलब 1 किलोमीटर इधर तक है, एक डेजर्ट है, एक बहुत खाली जगह है, उसमें 1 किलोमीटर इधर तक दीवार है, 1 किलोमीटर इधर तक और 1 किलोमीटर ऊपर तक मान लो, और आप उसके पास खड़े हो, आप उसको किनारे कभी नहीं दिखेंगे, आपको पास खड़े हो तो, और किनारे अगर आप उसको नहीं दिखेंगे तो आपके लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर आपको कि दीवार इनफाइनाइट है, और वहीं पे आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, फिर देखो आप उस दीवार को, आपको किनारे दिख जाएंगे, तो फिर उस केस में वो अब आपके लिए इनफाइनाइट नहीं रही, अब इनफाइनाइट नहीं आपके लिए वो। कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, वहां पर भी आपकी जो दीवार से डिस्टेंस थी उसके रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ ब्रेड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो इनफाइनाइट थी। अब ये वाली जो दीवार है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके देखूँ, बिल्कुल ऐसे करके देखूँ, ये डिस्टेंस बहुत कम कर लूँ मैं, और यहाँ से देखूँ तो मैं कितने भी आंखें घुमा लूँ, मुझे इसके किनारे नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ के रिस्पेक्ट में मुझे ये इनफाइनाइट दिखेगी, क्योंकि ये लेंथ बहुत कम है, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है। और मैं वहाँ जहाँ पर आप पीछे से देखूँ, मैं इसको पीछे से अगर देखूँगा तो मुझे ये दीवार प्रॉपर दिखाई देगी, मुझे इनफाइनाइट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ और ब्रेड्थ की कंपेरेबल है, इस वजह से,
कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरेटिवली अगर इसमें भी इनफाइनाइट शीट का मतलब यही है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आएगा, उसमें 2 प्लेट होती है, पास पास रख देते हैं हम लोग, ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, कैपेसिटर का साइज इतना सा होता है और इतने कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स पास पास रखी हुई होती हैं। और इसमें इन शीटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट शीट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इनफाइनाइट शीट वाला। तो फिर बच्चा ये बोलता है कि सर एक बात बताओ, इसमें ये तो इनफाइनाइट शीट थी नहीं, इनफाइनाइट शीट नहीं थी तो आपने इनफाइनाइट शीट वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों के बीच में निकालना पड़ता है, और जो ये वाला गैप होता है इन दोनों के बीच का गैप, ये वाला जो गैप है इसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही है बात आपको? इसलिए इनको इनफाइनाइट शीट्स मान लेते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये शीट वैसे तो फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत कम डिस्टेंस तक की, ताकि इसको हम इनफाइनाइट की तरह मान सकें, इसको इनफाइनाइट की तरह मान सकें, इसलिए हम इसको जो है ना यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस तक ही देखेंगे हम इसमें। लेकिन अभी सुन लो, इसमें कोई ये कहे कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आर डिस्टेंस पे आर की वैल्यू ना थोड़ी कम ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर की जो वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी, वो होती है Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q बाई ए को सिग्मा बोल सकते हो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो। सुन ला, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो आर पे डिपेंडेंट नहीं है पहली बात तो, इसमें कहीं आर नहीं आया। देखो आप, हाँ जी, क्या इनफाइनाइट शीट के केस में क्या फॉर्मूले में कहीं आर आता है? नहीं आता। यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ए यहाँ पे इस प्लेट का एरिया है, ए यहाँ पर क्या बताइए इस प्लेट का एरिया है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई ए को सिग्मा भी बोल सकते हो आप। Q बाई ए को क्या बोल सकते हो आप? सिग्मा। Q बाई ए को सिग्मा बोला जा सकता है, ठीक है ना। Q बाई ए इज कॉल्ड सिग्मा, Q बाई ए को सिग्मा बोल सकते हो आप। तो यानी कि अगर एक बात बताऊं मैं आपको, अगर प्लेट का टोटल चार्ज और टोटल एरिया दे दे, तो ये वाला चार्ज की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है और सिग्मा की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बताओ इनफाइनाइट शीट के केस में, आप बोलने से 2 फॉर्मूले हैं। एक तो चार्ज की टर्म्स में तो है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की टर्म्स में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे सर इस तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना होता है निकल के, कितना आएगा? सेम आएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या तो ये बोल दो कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर ये बोल दो कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनफाइनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, Q यहाँ पे टोटल चार्ज है, A यहाँ पे प्लेट का एरिया है, ठीक है। अगर इस केस में ये वाली एक शीट है जैसे, और इस वाली शीट के केस में ये P पॉइंट दे दिया आपको, और कोई ये कहे कि यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला दे दिया P पॉइंट, कोई ये कहे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा और इस पॉइंट पे भी इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर बताइए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा फॉर्मूला। और इसमें जो है ना, एक बात बताएं, आर पे डिपेंडेंट है नहीं, आर थोड़ा कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, आर इतना ज़्यादा मत कर देना कि वहाँ के लिए इनफाइनाइट ना रहे। आर को आप पता चले बिल्कुल 1 किलोमीटर कर दो, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लिए ये इनफाइनाइट नहीं रहेगी फिर। एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द इनफाइनाइट शीट। तो आर को थोड़ा सा, आर को R बाई 2 कर दो बस। पेपर में क्वेश्चन आ चुका कि इनफाइनाइट शीट का केस है, आर की जो वैल्यू है वो आधी कर दी गई, आर कम कर दिया गया, आर को कम कर दिया गया, आधा कर दिया गया आर को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि आर पे डिपेंडेंट नहीं थी। आर को डबल भी कर दो, आर को डबल करने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट है किसी के मन में? क्या कह रहे हो? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन देखो यहाँ पे ये जो ई नोट लिखा हुआ है, पहली बात तो इसको बोलते हैं EPSILON एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और इसकी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10। इसके बारे में डिटेल में बाद में आएगा, अभी तो जैसे पाई ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 22/7 होती है, जैसे आपने याद कर रखा है। के होता है 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है ये वाली 8.85 × 10⁻12। ये कांस्टेंट है, बस याद करना अभी तो। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला जाता तो ई नोट बोल दिया करो आप, ठीक है। ई नोट भी बोल सकते हो आप। और हाँ, आपको जो आंसर निकालना वो ई नोट की टर्म्स में निकालना, बार बार वैल्यू पुट मत कर देना आप। कहीं सोचो कि मुझे ई नोट की वैल्यू पुट करनी है, बार बार नहीं। ई नोट की वैल्यू सारी दुनिया को पता रहती है, और आंसर जो आएगा वो ई नोट की टर्म्स में ही आएगा। कोई डाउट है किसी के मन में? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, सिमरन, ईशा आप बता दो, क्या मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ एक्सप्लेन करना है, थोड़ा ऊंची आवाज में। सर, जो
लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड, आप इसमें रेडियली मत बोलो, सिर्फ आउटवर्ड बोलोगे, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जो नाम आता है वो अगर प्लस क्यू चार्ज हो तो इस केस में ऐसे निकलती है बाहर की तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। तो और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके केस में होती है रेडियली इनवर्ड। रेडियल वर्ड सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए है, ना कि शीट के लिए। आगे बोलो। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो Q/2A एप्सिलॉन नॉट होती है, बिल्कुल Q/2 एप्सिलॉन, गुड। या फिर इसको सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि Q/A को सिग्मा बोला जाता है, Q/A यही सिग्मा होता है इसलिए। हाँ जी, और जो ये E नोड की जो वैल्यू होती है ये 8.85 × 10⁻⁻12 बिल्कुल 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ जी, और नेगेटिव चार्ज शीट में जो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये इनवर्ड होती है। डायरेक्शन इनवर्ड होती है, गुड। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहती है जैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, ठीक है, गुड। अब सुन लो जी अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक शीट दो चार्जेस से बन सकती है क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। एक शीट दो चार्जेस पे डाल सकते हैं, उसमें कह रहे हो आप? सेम शीट में। सेम शीट में। सुन आप, इसने भी क्वेश्चन ये बोला कि क्या सर एक शीट है क्या, एक शीट पे दो चार्ज रख सकते हैं? इसका जवाब बड़ा ध्यान से सुनो आप, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि दो टाइप की शीट्स होती है, एक होती है कंडक्टिंग शीट और एक होती है नॉन कंडक्टिंग शीट। क्या क्या बताया मैंने? एक होती है कंडक्टिंग शीट और एक क्या होती है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है जो कि मेटल की बनी हुई है। कंडक्टिंग का मतलब भाई आयरन की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, वो क्या होगी, कंडक्टिंग होगी। नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, जो कि लकड़ी की बनी हुई, आप ये समझो थर्मोकोल की बनी हुई है, थर्मोकोल नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। या फिर लकड़ी, लकड़ी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। क्या होता है कि कंडक्टिंग शीट पे जैसे हम चार्ज देते हैं ना तो पूरी प्लेट पे फैलता है हमेशा ही। जैसे कि एक शीट है, यहाँ पे एक शीट है, मतलब ये कंडक्टिंग शीट है, इसके ऊपर चार्ज दिया तो किस पे फैलेगा, वो पूरी शीट पे फैलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहीं रखा रहे। जैसे आपने मान लो मैं +10 कूलम चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया, +10, तो पूरी शीट पे फैल गया। फिर आपने -2 दे दिया, चाहे यहाँ दे दिया, चाहे यहाँ दे दिया, चाहे कहीं भी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कितना चार्ज दे दिया, -2, तो टोटल कितना हो गया अब ये 8। तो पूरी प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 8। ये -2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि -2 और +2 जो है ना मिल के न्यूट्रल हो जाएंगे वो, तो +8 बचा। तो इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज दिखेगा ही नहीं, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज दिखेगा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा, +8। आपने इसके ऊपर फिर -4 और दे दिया, तो बताइए +10 दिया, -2 दिया, -4 दिया, सिर्फ 4 दिखेगा, इसके ऊपर नेगेटिव दिखेगा ही नहीं, +4 दिखेगा इस पर। समझ में आ रही है बात आपको? आपने इसके ऊपर दे दिया, मान लो -8 का चार्ज और दे दिया, अब कितना दिखेगा इस पर, फिर इसके ऊपर टोटल चार्जिंग का सम कर दो, कितना हो जाएगा, -4। इस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखने वाला, इस पूरी प्लेट पे कैसा चार्ज दिखेगा, नेगेटिव, और -4 दिखेगा। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट में तो जैसे चार्ज देखते हो किस में फैलता है, देखिए पूरे में फैलता है वो। तो समझ में आ रही है बात आपको, वो पूरे में फैलता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग शीट अगर है, ठीक है, इसमें चार्ज ऐसे फैलते, जैसे इंक डाल दो पानी में, रंग डाल दिया, वो एक जगह थोड़ी ना रहेगा। आपने पानी लिया, उसके अंदर ना लाल रंग डाल दिया, तो इससे थोड़ी ना कि भाई एक जगह से वो पानी जहाँ डाला वहाँ लाल हो गया, मतलब बिल्कुल गाढ़ा लाल हो गया और बाकी पूरा पानी एजिट गया, बिल्कुल ऐसा थोड़ा होता है, पूरे में फैलता है वो, ठीक है ना। वो लाल रंग पूरे में ही चढ़ेगा। कोई दूसरा रंग है मान लो जो कि लाल रंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है सपोज, तो वो पूरे में ही चढ़ेगा, पूरे पानी पे ही। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग शीट में चार्ज होगी तो पूरे में ही फैलेगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग शीट अगर है, कैसी शीट है ये, नॉन कंडक्टिंग अगर है, नॉन कंडक्टिंग, इसमें जहाँ पे चार्ज देते हैं वहीं पे रहता है बस, वो अपने आप चल के नहीं जाता। जैसे यहाँ चार्ज दिया, -4 का चार्ज दे दिया, यहाँ रख दिया, तो यहीं रहेगा वो, यहाँ से चल के यहाँ नहीं जाएगा अपने आप। ये थर्मोकोल है, थर्मोकोल के ऊपर मैं अगर चार्ज रखूंगा ना भाई, तो करंट किसी को नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चार्ज तो यहाँ है, चार्ज तो यहाँ पर है। सपोज ये पूरा मेटल का, मतलब मान लो कि बेंच मेटल के बने हुए हैं, ठीक है ना, मान लो मेटल के बेंच बने हुए हैं, और मेटल के ये यानी ये जो सब कुछ ये मेटल का है, यहाँ पे मेटल ही का सब कुछ, ठीक है ना। और सपोज यहाँ पे वायर लगा के और यहाँ रख दी जाए, ठीक है ना, एक वायर यहाँ लगा के यहाँ लगा दी जाए इस बेंच पे, और पूरा सब कुछ मेटालिक है, सबको करंट लग जाना है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ मेटालिक है यार। हाँ जी, इधर देखो, अगर हुआ ये नॉन मेटालिक, मतलब हुआ अगर ये लकड़ी का, अब लकड़ी का ना, अब आप बचे रह जाओगे वैसे, क्योंकि आप लकड़ी के ऊपर बैठे हो। लोहे के टच में मत रहो बस,
बॉडी का कोई भी पार्ट लोहे के टच में नहीं रहना चाहिए, बस लोहे के टच में रहा। और वो लोहा फिर पता है क्या चीज़ है, वो एक बात बताओ आप, जैसे चेयर पे बैठा है, कोई मेटालिक कनेक्शन तो होना चाहिए ना इस चेयर का यहाँ से लेके यहाँ तो कोई मेटालिक कनेक्शन कहाँ पर है ये बताओ आप मुझे। बीच में गैप है, देखो एयर का गैप है, ज़मीन में से जरूर चल के जाएगा, मेटालिक तो होना चाहिए ना। तो ये बीच में गैप है, ये तो आप तो सेफ हो इस लाइन वाले तो सारे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको, इस बात को लिख लो आप। इफ चार्ज इज गिवन टू द मेटालिक शीट, if charge is given to the metallic body, if charge is given to the metallic body, then it spread on whole body. If a charge is given to a conducting body या metallic body की बात है, then it spread on the whole body, ये पूरी बॉडी में फैलेगा, it spread on the whole body. And if charge is given, अगली लाइन लिख लो, if charge is given to the non-metallic body, if charge is given to the non-metallic body, then it remains on the same position where charge is given. Then it remains on the same position. Then it remains on the same position where charge is given, where charge is given. अब आपने बोला कि सर क्या एक ही प्लेट पे एक ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर नॉन मेटालिक बॉडी, अगर जैसे कि मान लो कि ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी हुई तो आधे पोर्शन पे क्या दे दो आप, पॉजिटिव, आधे पोर्शन में क्या दे दो, तो यहाँ से आनी जाएगा, यहाँ से आनी जाएगा। अगर इसके लिए शीट कौन सी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, और कंडक्टिंग होगी तो नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही होगी आपको। ये शीट तभी तो चार्ज फैल गया इस केस के अंदर, दोनों ही है सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस में दोनों ही है। ये नॉन कंडक्टिंग भी और कंडक्टिंग भी, स्फीयर आएगा, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर भी हमारे कोर्स में और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी है, ठीक है ना। बस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में इस बात का ध्यान रखना आप। कंडक्टिंग में अब आप लकड़ी के ऊपर बैठे हुए हो, आप बस ये याद रखना, आप लकड़ी के बेंचों पे बैठे हुए हो, मैं यहाँ जितना मर्जी चार्ज रख दूँ, यहाँ करंट ऐसे लगा दूँ, इस बेंच का टच करवा दूँ, किसी को करंट नहीं लगने वाला, ठीक है ना, सारे बच जाएंगे अगर लकड़ी के ऊपर हो तो, ठीक है। और अगर आप कंडक्शन अगर हो गया, मेटालिक चीज़ हुई तो चार्ज हर जगह फैलेगा ही फैलेगा, 100% फैलेगा, ठीक है। होता क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर कंडक्टिंग होता है। कभी भी क्या होता है कि जैसे कि ना एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो ना, जैसे हमारा जो फ्रिज है वो करंट मारता है, कई बार वो फॉल्ट होगा अंदर, तो चार्ज आ जाता है पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, उसकी कहीं से वो मतलब फॉल्ट होगा, फॉल्ट की वजह से ऐसा होता है। पुराने फ्रिज होते थे तो मेटालिक जैसे उसके अंदर लगे रहते थे, इवन जो हैंडल होता है वो भी मेटालिक होता है, तो फिर उसको जैसे उसके ऊपर चार्ज था, उसने उसको पकड़ा तो भी करंट लग गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अब जो नए फ्रिज हैं जैसे, उनके अंदर क्या होता है, नए फ्रिज के अंदर पूरी बॉडी ऊपर प्लास्टिक की जरूर चढ़ाई जाती है, हैंडल वगैरह सारा कुछ प्लास्टिक का होता है, क्योंकि वो बॉडी बाय द वे मेटालिक हो भी जाए तो वो जो चार्ज है अंदर मेटल है जैसे, और ऊपर क्या प्लास्टिक है, ठीक है, तो प्लास्टिक में से क्रॉस करके आपके हाथ तक तो नहीं पहुँचेगा ना चार्ज, ये वजह फिर उसके इसमें करंट लगेगा नहीं आपको, ठीक है ना। यही वजह होती है कि पूरी बॉडी प्लास्टिक की रहती है, मेटालिक तो लेना भी नहीं चाहिए कोई भी अप्लायंस ऐसा हो। अब ये देखो ऊपर मेटल नहीं दिख रहा कहीं पर भी, ये तो वैसे ही शो के लिए लगा रखा है जो सिल्वर कलर का है ये तो, बाकी देखो पूरा प्लास्टिक का है। ये जो एसी लगा हुआ है, एसी पूरा ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है, हर मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लास्टिक कवर होने का कारण ही यही होता है, ताकि जो चार्ज है वो आपको करंट ना लग सके, कहीं पे फॉल्ट भी हो जाए तो। जो इलेक्ट्रिशियन वर्क करते हैं, पेचकस का यूज़ करते हैं, प्लास का यूज़ करते हैं, तो पेचकस या फिर प्लास के ऊपर जहाँ से वो हाथ जैसे उसको पकड़ते हैं कभी करंट नहीं लगेगा उनको। पेचकस को डायरेक्ट इसमें ऐसे डाल देते हैं, वो इसको अंदर लाइट चल रही है चेक करने के लिए इसमें लाइट है कि नहीं है, उनको नहीं लगता करंट, क्योंकि ऊपर हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसा पेचकस लेना भी नहीं चाहिए जो ऊपर से मेटालिक हो, बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी सुन लो आप, क्वेश्चन करके दिखाना आपको।
एक शीट जो होती है मैं उसको एक लाइन की तरह बना रहा हूँ 2D में, और दिखती भी एक लाइन, अलग ही एक शीट है एक, क्योंकि एक लाइन क्यों दिखेगी, जैसे कि मान लो एक पेज है, उस पेज को अगर आप ऐसे देखो करके, इसमें जैसे मान लो आप यहाँ पर ऐसे देखते हो इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे अब क्या दिख रही है आपको, ये वाली एक, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना, ये क्या दिख रही है यहाँ पे, एक लाइन दिख रही है। अगर आप सिर्फ फ्रंट व्यू देखोगे तो 3D में आपको पता है कि ये पेज है, लेकिन रियलिटी में अगर ड्रॉ कैसे करोगे इसको, एक लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे एक ये लाइन है बस, एक ये शीट है एक, इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज है और ए का एरिया है, प्लस क्यू का चार्ज है और ए का एरिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू का चार्ज है इसकी जो वैल्यू है वो 8 कूलम है यहाँ पे, और एरिया इसका मान लो 2 मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। कोई ये कह दे कि यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पे से 4 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। और इधर भी, और एक और है ना, सुनो 2 मीटर पे बताओ आप, 4 सेंटीमीटर पे बताओ, और एक 2 सेंटीमीटर पे बताओ। यहाँ पे P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे, दोनों पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, P1 पे भी और P2 पे, बताइए आप सर ई नोड होता है ना डिस्टेंस, क्या कह रहे हो। ई नोड ई नोड तो कांस्टेंट है यहाँ पे, गुड। शीट दे रखी है एक, ये इनफाइनाइट शीट दे रखी है, सुन लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितना आएगा, ई मान लो, ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, Q/2 है एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8, एरिया कितना यहाँ पे 2, एप्सिलॉन नॉट कितना आंसर आएगा 2/एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है इसका बस, 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेम ही आएगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पर भी 2/, यहाँ पे यार डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करती, मैंने बताया नहीं था आपको, डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करती, ये बात हुई थी अपनी कि डिस्टेंस मैटर नहीं करती। एक क्वेश्चन करके दिखाना चलो, ये शीट है प्लस क्यू का चार्ज है, ए का एरिया है, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज है, ए का एरिया है, ठीक है। इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस P2 पॉइंट पे बताओ, और P3 पे बताओ। पहले P1 बता दो, चलो आप पहले P1 पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिर्फ P1, P2 P3 को छोड़ दो आप, एक बार छोड़ो P2 P3 को। और ये गैप है ना, ये तो 2 मीटर का गैप है, और यहाँ पे गैप है 4 मीटर का। आपको ये बताना इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताइए आप। सुनो, इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा इवन, कितनी वैल्यू आएगी इवन की बताइए आप। Q/2 है एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू यहाँ पे Q, एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया ए आएगा, एरिया दे रखा है, एक ही ए रख दो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बस वैल्यू तो पुट्टी नहीं करनी थी इसमें यार। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक कितना आएगा, इधर आएगा E2, ये दोनों क्या इक्वल है यार, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये तो कैंसिल आ जाएगा यहाँ पे, नेट क्या आएगा यहाँ पे 0। इस P2 पॉइंट बताओ, चलो मिड में है P2 पॉइंट, हाँ जी P2 पॉइंट पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी आंसर क्या आना चाहिए सागर, Q/AE0। ऐड हो जाएंगे यार, ये ऐड नहीं हो जाएंगे क्या, इस शीट की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस शीट की वजह से इधर ही आएगा, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, 2E के बराबर 2 इंटू Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा यहाँ पर ये, इस पॉइंट पे बताओ चलो
तो इस पॉइंट पे 0 आएगा। क्यों आया भाई? इस प्लेट की वजह से कितना आएगा? इस प्लेट की वजह से उस तरफ, और इस प्लेट की वजह से, तो ये अपोजिट में कैंसिल आउट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पे? 0 आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है किसी के मन में? क्वेश्चन करके दिखाना सर। ये P1 पॉइंट है 2 सेंटीमीटर पे, कुछ 2, हाँ बिल्कुल मीटर स्क्वायर आना चाहिए भाई, सही बात है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ये मिड में है P2 पॉइंट, और एक यहाँ पर ये P3 पॉइंट है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे ये, ठीक है। ये P1 पॉइंट है 2 सेंटीमीटर पे, P2 पॉइंट इन दोनों के बीच में, और P3 पॉइंट है यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे। P1, P2, P3 ये इनफाइनाइट शीट्स हैं दोनों। कौन सी शीट्स हैं ये? इनफाइनाइट शीट्स हैं। एरिया की तो भाई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सिग्मा दे दिया मैंने सीधा। क्या दे दिया आपको? सिग्मा। तो एरिया की क्या जरूरत है बताओ? ये नेट बताना है P1 पे भी, P2 पे भी और P3 पे भी। सुन लो, ध्यान सुनो यार। कितना सो गया? मैंने कर लिया। करो करो भाई, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। हाँ जी, देखो P1 पॉइंट में निकालना है पहले। शीट नंबर 1 की वजह से इस तरफ हो जाएगा E1। E1 की वैल्यू पता कितनी हो जाएगी? 8 बाय, इसकी वजह से किधर होगा? P1 पॉइंट पे इस तरफ होगा E2। कितनी वैल्यू होगी इसकी? 2/2 E नोड।
इन दोनों में से बड़ा कौन सा, इधर वाला, ये छोटा, ई नेट इधर आएगा, ई नेट पता कितना आएगा यहाँ पे 6/2 ई नोट आएगा इस तरफ, यानी कितना आंसर आएगा ये 3/e नोट आएगा इस तरफ। मानते हो कि नहीं मानते? इस पॉइंट पे निकालना है, इसकी वजह से इधर आएगा कितना आएगा यहाँ पर ये 8/2 ई नोट, और इसकी वजह से बताइए आप इधर ही आएगा 2/2 ई नोट। ई नेट कितना बनेगा यहाँ पे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 10/2 ई नोट नहीं बनेगा, चाहे 5 ई नोट 5/e नोट लिख दो। समझ गया ना बात को? यहाँ बताइए इस प्लेट की, पहले इस प्लेट की वजह से बताइए कितना होगा, इधर होगा E1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, और इसकी वजह से बता दीजिए आप इधर होगा कितना होगा ये 2/2 ई नोट, तो नेट इस तरह बनेगा ये कितना आएगा यहाँ पर ये हैं 6/2 ई नोट बनेगा। इसमें से ये वाला घटा दिया आपने, ये आंसर आएगा, ये आंसर एक, तो दूसरा आंसर ये वाला है, तीसरा आंसर ये। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? इनको समझ में आ गया?